13 नवंबर 2010 अपनी शादी के एक हफ्ते बाद ही लंदन के ब्रिस्टल में रहने वाले एनी दीवानी और श्रेन दीवानी को साउथ अफ्रीका के पाटनगर केप टाउन के करीब गुगुलेथु में गन पॉइंट पर गुंडों के द्वारा किडनैप किया गया जब वो रात को अपना डिनर करके वापस अपने होटल के कमरे में जा रहे थे। गुंडों ने उन्हीं की टैक्सी में बिठा के कुछ आगे तक ले गए, जहां जाकर उन्होंने एनी के पति श्रेन को टैक्सी से उतार दिया। श्रेन को छोड़ने के बाद ये लोग एनी को लेकर वहां से चले गए। अगले ही दिन पुलिस को वो टैक्सी लावारिस हालत में एक रास्ते के किनारे मिली, जिसमें से 28 साल की एनी की लाश पड़ी हुई थी। पहली नज़र में सिंपल सा लूट और मर्डर सा दिखने वाला ये केस हकीकत में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड और मिस्टीरियस था, जिसमें कभी एनी के पति तो कभी उनका टैक्सी ड्राइवर शक के दायरे में आया। आज एनी के मर्डर के 12 साल बाद भी एनी की हत्या का राज ही रह गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हनीमून पर हुए एक मर्डर की बात करेंगे और साथ ही हम अपनी राय भी बनाएंगे कि आखिर में कौन है एनी का कातिल। तो वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। एनी नीना हिंडोचा का जन्म 12 मार्च 1982 के दिन स्वीडन के मैरियस्टाड शहर में एक अमीर परिवार में हुआ था। एनी बचपन से ही काफ़ी खुश मिजाज और चंचल थी। अपनी इनोवेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके उसने स्वीडन में ही एरिक्सन कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। एनी को अपनी जॉब के सिलसिले में कई बार लंदन आना जाना रहता था। इसी आने जाने में एक बार एनी की मुलाकात सन 2009 में लंदन में रहने वाले श्रेन दीवानी से हुई। श्रेन दीवानी लंदन के ब्रिस्टल में रहने वाला एक एनआरआई बंदा था, जिसका भी ख़ानदान लंदन के अमीर लोगों में से एक था। श्रेन दीवानी चार्टर्ड अकाउंटेंट था और लंदन में ही अपने परिवार का नर्सिंग होम मैनेज करता था। पहली मुलाकात से ही एनी और श्रेन को एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जो कि आगे जाकर प्यार और फिर शादी तक पहुंच जाती हैं। एनी ने श्रेन को अपने परिवार से मिलाया और श्रेन ने एनी को अपने। दोनों के परिवार वाले राज़ी भी हो गए। सबको लगने लगा कि एनी और श्रेन जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। करीब 10 महीने की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर लेने का फैसला किया। अगले ही साल 29 अक्टूबर 2010 को दोनों परिवार ने मिलकर मुंबई के एक 5 स्टार होटल लेक पवई में धूमधाम से शादी तक कर ली। यहाँ तक एक फिल्मी कहानी की तरह दिखने वाली लव स्टोरी हकीकत में इतनी रंगीन थी नहीं। श्रेन से सगाई करने के कुछ ही समय में एनी को श्रेन की डार्क साइड पता चलने लगती है। श्रेन एक परफेक्शनिस्ट था, जिसे हर चीज़ कंट्रोल करने की आदत थी। एनी श्रेन की इन छोटी छोटी बातों में कंट्रोलिंग से थक गई थी। शादी के कुछ ही दिन पहले एनी और श्रेन के बीच कुछ बहस हुई, जिसके बाद एनी ने अपनी एंगेजमेंट रिंग गुस्से में आकर निकाल फेंकी थी। पर जैसे हर हिंदुस्तानी परिवार में होता है, वैसे ही माँ बाप के समझाने के बाद चीज़ें फिर से ट्रैक पर आने लगी। हालांकि इस परफेक्शनिस्ट नेचर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे वैसे ही अपने आप समझ में आने लगेगी। शादी के बाद अब वक्त था हनीमून का और श्रेन ने अपनी दुल्हन एनी के लिए एक मज़ेदार और शानदार जगह चुनी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जंगल सफारी और नेचर के चाहने वाले लोगों के लिए काफ़ी सही हनीमून डेस्टिनेशन है। शादी के एक हफ्ते बाद ही दोनों मियाँ बीवी 7 नवंबर की रात अफ्रीका के केप टाउन में पहुँच जाते हैं और यहीं से उनके रंगीन हनीमून की शुरुआत होती है। केप टाउन उतरते ही दोनों पहले एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं और क्रूगर नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं, जहां जाकर ये लोग एक लग्जरी 5 स्टार रिजॉर्ट बुक करते हैं और 4 दिन तक जंगल सफारी का मज़ा लेते हैं। 4 दिन क्रूगर नेशनल पार्क में घूमने के बाद 12 नवंबर को दोनों केप टाउन वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट से दोनों टैक्सी करके केप टाउन के सबसे महंगे 5 स्टार होटल कैप ग्रेस में आ जाते हैं। एयरपोर्ट से होटल जाते हुए जिस टैक्सी को श्रेन ने हायर किया था, उस टैक्सी ड्राइवर का नाम था ज़ोला टोंगो। ज़ोला टोंगो के पास अपने खुद की फॉक्सवैगन शेरॉन कार थी।
श्रेन अपने अगले सफ़र के लिए कोई लोकल गाइड करने के बजाय ज़ोला टोंगो से ही उन्हें केप टाउन घुमाने का सौदा कर लेता है। 12 नवंबर की रात ज़ोला टोंगो उन्हें केप टाउन के बेहतरीन सी फूड सर्व करने वाले होटल में डिनर करवाता है। डिनर करने के बाद दोनों वापस अपने होटल आ जाते हैं और अगला पूरा दिन होटल में ही रहते हैं। 13 नवंबर की शाम ज़ोला टोंगो दोनों को कैप ग्रेस होटल से पिक करता है और 45 मिनट की दूरी पर एक सर्व साइड रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। यहीं से कहानी के डरावने और मिस्टीरियस पहलू की शुरुआत होती है, तो ज़रा गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए। डिनर ख़त्म करने के बाद ये तीनों ज़ोला टोंगो की टैक्सी में बैठकर केप टाउन की नाइट लाइफ का नज़ारा करने निकलते हैं। सरप्राइजिंगली ज़ोला टोंगो अपनी टैक्सी यहाँ से गुगुलेथु इलाके में घुमाता है। अब गुगुलेथु केप टाउन के रंगीन इलाकों से काफ़ी अलग एक गरीबों की बस्ती है, जहाँ पर क्राइम रेट बाकी के केप टाउन से काफ़ी ज़्यादा है। चोरी, लूट और रेप जैसी वारदात यहाँ पर काफ़ी होती रहती थी। गुगुलेथु में कुछ दूर चलते ही जब एक मोड़ पर ज़ोला टोंगो अपनी गाड़ी की स्पीड कम करता है, तभी अचानक उनकी टैक्सी के विंड ग्लास पर कोई ज़ोर से एक पंजा मारता है। ज़ोला टोंगो जैसे ही गाड़ी रोकता है, एक गुंडा ज़ोला टोंगो को धक्का देकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है, जबकि दूसरा एनी और श्रेन को धक्का देकर उनकी बगल में बैठ जाता है। ज़ोला टोंगो को गाड़ी से उतारकर ये लोग बड़ी तेज़ी से गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। करीब 20 मिनट गाड़ी भगाने के बाद ये दोनों गुंडे श्रेन के पास से उसका पर्स, फ़ोन और घड़ी लूट के उसे गाड़ी से उतार देते हैं, जबकि एनी को लेकर दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। उस वक्त रात के करीब 12 बजे होंगे। श्रेन दीवानी एक अनजान मुल्क में अकेले खाली हाथ मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। श्रेन दीवानी को काफ़ी मशक्क़त के बाद एक आदमी मिल जाता है, जिसके ज़रिए श्रेन पुलिस तक पहुंच जाता है। श्रेन पुलिस को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। पुलिस को जब पता चलता है कि श्रेन और एनी टूरिस्ट हैं, तो पुलिस एनी की खोज करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाती है। उसी रात करीब 1:15 बजे श्रेन के बयान के आधार पर पुलिस को ज़ोला टोंगो भी मिल जाता है। पुलिस श्रेन और ज़ोला टोंगो को केप ग्रेस होटल लेके आती हैं और दोनों का बयान दर्ज कर लेती हैं। ज़ोला टोंगो भी पुलिस को ठीक वही कहानी बताता है जो कि श्रेन ने पुलिस को बताई थी। इधर श्रेन दीवानी होटल रूम में आकर सबसे पहला काम अपने और एनी के घर वालों को फ़ोन करने को करता है। एनी के पिता विनोद हिंदोचा अपनी बेटी के अगवा होने की खबर सुनकर उसी रात स्वीडन से केप टाउन की फ़्लाइट बुक करते हैं और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। पुलिस की अलग अलग टीम केप टाउन और गुगुलेथु के कोने कोने में एनी की तलाश शुरू कर देती है। एनी की तलाश करते हुए सुबह हो जाती है। 14 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे पुलिस को गुगुलेथु से 15 किलोमीटर दूर खायलीचा नाम की एक बस्ती में सड़क के किनारे पर पड़ी ज़ोला टोंगो की कार मिलती है। पुलिस जब कार की तलाशी लेने के लिए कार तक पहुंचती है, तो पुलिस को कार की पैसेंजर सीट पर एनी दीवानी की लहूलुहान लाश मिलती है। एनी के गले पर एक गोली मारी गई थी, जो एनी के गले को चीर के गर्दन के पीछे से निकल गई थी। एनी की लाश मिलते ही पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। एनी की मौत की खबर उसके पति श्रेन को दी जाती है, जो फिर एनी के पिता विनोद हिंदुचा को फ़ोन करके बताता है, जो कि अभी तक एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। एनी की मौत की खबर सुनकर उसके पिता और भी परेशान हो जाते हैं। इधर पुलिस एनी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जबकि ज़ोला टोंगो की कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। एनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को एनी की जांघ पर कुछ घाव के निशान मिलते हैं, जिससे पता चल रहा था कि एनी ने अपने हत्यारे के साथ कुछ हाथापाई तक की होगी। किडनैपर ने एनी को एक गोली मारी थी, जो कि एनी की कलाई से निकलते हुए एनी के गले को चीरकर गर्दन के पीछे से निकल गई। किडनैपर एनी का डायमंड गोल्ड ब्रेसलेट, एनी की हैंडबैग, जॉर्जियो अरमानी की रिस्ट वॉच
और एनी का ब्लैकबेरी सेलफोन लेके भाग गए थे। एनी का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद 17 नवंबर को पुलिस एनी की लाश उसके पति और पिता को सौंप देते हैं, जिसे लेकर श्रेन दीवानी और विनोद हिंदुचा ब्रिटिश एयरवेज की एक प्राइवेट फ्लाइट में स्वीडन ले जाते हैं, जहां 21 नवंबर को एनी का अंतिम संस्कार किया जाता है। जिस दुल्हन की शादी के ग्रैंड सेलिब्रेशन में लोगों ने 1 महीने पहले ही हिस्सा लिया था, उसी के अंतिम संस्कार में इतनी जल्दी जाना पड़ेगा शायद किसी ने नहीं सोचा था। 15 नवंबर के दिन टैक्सी की फॉरेंसिक जांच में पुलिस को एनी, श्रेन और जोला टोंगो के अलावा और एक फिंगरप्रिंट कार की विंडशील्ड से मिलता है। पुलिस जब उस फिंगरप्रिंट को अपने रिकॉर्ड से मैच करती है तो वो जोलेली मंगेनी नाम के एक लोकल गुंडे से मैच कर जाता है। पुलिस उसी दिन जोलेली मंगेनी को गिरफ्तार कर लेती है। मंगेनी ने एनी और श्रेन की किडनैपिंग में अपना हिस्सा तो मान लिया, पर जब उसे एनी के मर्डर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि एनी को गोली उसने नहीं पर उसके साथी जिवामा डोडा क्वाबे ने मारी थी, जब एनी और क्वाबे के बीच एनी की हैंडबैग को लेकर हाथापाई हो रही थी। मंगेनी के बयान के बाद पुलिस अब क्वाबे की तलाश में जुट जाती है और 18 नवंबर की रात 1 बजे पुलिस क्वाबे को अपने खबरी की टिप पर उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि क्वाबे का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं, वो तो एक आम इंसान था। क्वाबे ने शुरुआत में एनी की किडनैपिंग और मर्डर में अपना कुछ भी हिस्सा होने से मना कर दिया, पर जब पुलिस ने कुछ सख्ती से पूछताछ की तो क्वाबे ने पुलिस को बताया कि इस काम के लिए उन्हें मोंडे ओब्लोम्बो नाम के एक व्यक्ति ने सुपारी दी थी। हालांकि एनी को गोली उसने नहीं पर जोलेली मंगेनी ने ही मारी थी। पुलिस के पास अब तीसरे मुजरिम का नाम था। पुलिस ने मोंडे ओब्लोम्बो, जो कि केप टाउन के बाहर कोलोजियम होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया। मोंडे ओब्लोम्बो भी एक आम नागरिक था और उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं। पुलिस ने जब ओब्लोम्बो से पूछताछ की तो ओब्लोम्बो ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसका एनी के मर्डर में कोई सीधा हाथ नहीं था। दरअसल कुछ दिन पहले जोला टोंगो नाम का एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आया था और उसी ने किसी किराए के कातिल के बारे में मोंडे से पूछा था, क्योंकि उसे किसी की हत्या करवानी थी। मोंडे ओब्लोम्बो ने ही जोला टोंगो को क्वाबे से मिलवाया, जिसके बाद इन लोगों ने किडनैपिंग और मर्डर का पूरा प्लान किया। जोला टोंगो को नाम सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। वही जोला टोंगो जो कि एनी और श्रेन का टैक्सी ड्राइवर था और जो खुद अभी तक विक्टिम होने का दावा कर रहा था। पुलिस ने जोला टोंगो को पकड़ने के लिए उसके घर पर छापा मारा, पर अब तक वो फरार हो गया था। 2 दिन बाद 20 नवंबर के दिन जोला टोंगो खुद अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन आया और सरेंडर कर लिया। जोला टोंगो ने पहले तो अपने बयान में खुद को निर्दोष करार दिया और एनी की मौत में खुद का कोई भी हाथ होने से मना कर दिया, पर जब पुलिस ने उसे बताया कि जोला टोंगो के बाकी के सारे साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अब वो बच नहीं सकता, तो आखिरकार जोला टोंगो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पर जोला टोंगो की गवाही से पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। जोला टोंगो ने पुलिस को बताया कि एनी की किडनैपिंग और मर्डर कोई अचानक से हुआ कांड नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था और ये प्लान किसी और का नहीं, एनी के पति श्रेन दीवानी का ही था। एनी को मारने की सुपारी एनी के पति श्रेन दीवानी ने ही जोला टोंगो को दी थी। पुलिस के लिए जोला टोंगो की बात एक बम धमाके से कम नहीं थी। जोला ने जो बयान पुलिस को दिया वो कुछ इस तरह था। 12 नवंबर की रात जब जोला टोंगो केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर की तलाश कर रहा था, तब उसे एनी और श्रेन मिले। श्रेन ने उन्हें होटल कैप ग्रेस तक छोड़ने के लिए कहा। होटल तक पहुंचने के बाद जब श्रेन जोला टोंगो को किराया दे रहा था, तब तक एनी पहले होटल में जा चुकी थी। किराया देने के बाद श्रेन ने जोला को कुछ ज़रूरी काम से रुकने के लिए कहा। श्रेन ने जोला से कहा कि उसे किसी को ठिकाने लगाना है, क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकता है। जब जोला को श्रेन की ये बात कुछ समझ में नहीं आई, तब श्रेन ने उसे खुल के बताया कि उसे अपनी बीवी का कत्ल कराना है
और इस काम के लिए वो 15,000 साउथ अफ्रीकन रैंड देने को तैयार हैं। 15,000 साउथ अफ्रीकन रैंड आज के हिसाब से 70,000 रुपये होंगे। साथ ही श्रेन ने ज़ोला को ये भी बताया कि ये कोई प्लान मर्डर नहीं बल्कि अचानक से हुआ हादसा लगना चाहिए और कहीं पर भी श्रेन की हिस्सेदारी होने का शक तक नहीं जाना चाहिए। श्रेन की बात सुनकर पहले तो ज़ोला टोंगो सोच में पड़ गया, फिर उसने श्रेन से कहा कि वो किसी किराए के कातिल को तो नहीं जानता, पर उसका एक दोस्त है जो ये कर सकता है। ज़ोला से बात करके श्रेन वापस अपने कमरे में चला जाता है और ज़ोला टोंगो सीधा कोलोजियम होटल जाके अपने दोस्त मोंडे ओब्लोम्बो से मिलता है। मोंडे ज़ोला टोंगो की बात सुनकर ज़ोला टोंगो की मुलाकात ज़ोलेली मंगिनी और जिवामा डोडा क्वाबे से करवाता है, जो आखिरकार अपने प्लान के मुताबिक एनी का कत्ल कर देते हैं। इस पूरी कहानी में साउथ अफ्रीका पुलिस के पास अब दो पहलू थे। एक, श्रेन दीवानी ने अपने ही पत्नी एनी की सुपारी देकर उसका मर्डर करवा दिया, और दूसरा, ज़ोला टोंगो को जब लगा कि श्रेन और एनी अमीर परिवार के लोग हैं तो उसने खुद से अपने बाकी के साथियों से मिलकर उन्हें लूटने का प्लान बनाया, और जब एनी ने गुंडों से हाथापाई की तो उसे मार दिया गया। पर ये लोग अब इसलिए श्रेन का नाम इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि श्रेन साउथ अफ्रीका छोड़कर लंदन चला गया है। पर यहाँ हमारी कहानी अधूरी नहीं रह जाती। पुलिस के पास अभी और कई सारे सबूत हैं जो कि साबित करती हैं कि एनी के मर्डर में श्रेन का कुछ न कुछ हाथ ज़रूर है। हमारे गवाह और सबूत के बारे में हम इस कहानी के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।